जय हिंद दोस्तों। आज है 26 जनवरी और मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए एक और नया लेक्चर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ ही साथ ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों को उसमें डाउट है वो इस वीडियो को देखने के पहले वो वाला वीडियो ज़रूर से देखें, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात किया है मैंने। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाइए, नोट्स साथ में बनाते रहिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है आपका, लिख देता हूं मैं, पहले नंबर पे है लिवर, दूसरा है पैनक्रियास और तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड। तो इन ग्लैंड्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है? इनके लोकेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनके फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड के देखो 3 पार्ट्स थे, ठीक है। और इनके बेसिक मॉर्फोलॉजी के बारे में तो आपको मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें आपको देखनी है, एनाटमी आपको इसकी नहीं पढ़नी है, ठीक। एनाटमी काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे हो जाएगा, तो इसकी मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी है। और इसको अब मैं बता दूं आपको कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ाने से पहले मैं प्रिफर करूंगा कि एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को मैंने लास्ट टाइम नहीं बनाया था, तो उसको बना करके कम से कम आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट पर ओरिजिनेट होते हैं या अलाइन होते हैं। तो पहले हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले वही पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम के थ्रू कि ये सारे ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ, एक तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। ये देखिए नेजल चैम्बर है, ठीक है। ये आपकी नोज है, ठीक है। फिर इसके नीचे ये वाला एरिया माउथ का है, ठीक है। और ये नेजल चैम्बर मैंने आपको बताया था कि माउथ के बकल कैविटी, सॉरी अब बकल कैविटी उसको बोलेंगे, उससे आकर के मिलती है इस तरीके से। और एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज बन जाता है। एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज बन जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन है नोज, और ये अंदर उसकी नेजल चैम्बर, और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो माउथ है आपका या बकल कैविटी, ठीक है। ये 2 लिप्स हैं, ठीक, और ऊपर है नोज। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन पैसेज है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स बोलते हैं। दिस इज द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको किस चीज़ की बात करनी है। यहाँ पर एक और ट्यूब होता है, ठीक है। एक और ट्यूब होता है, मैंने आपको बताया था, विंड पाइप, ठीक है। तो उसमें फूड ना चला जाए तो एक एपिग्लॉटिस नाम का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है फूड इनटू गोइंग इनटू द विंड पाइप, ठीक है। तो उसके बारे में हमको अभी विंड पाइप का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ फिलहाल। अभी आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से ओरिजिनेट होता है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, और ईसोफेगस भी कहा जाता है, ईसोफेगस, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के टॉपिक में हमने बात कर लिया है, ठीक है। अब ईसोफेगस से एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्टमक,
ऐसे ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अराइज होता है। इसको और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है। ठीक, और स्टमक में मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक आइडिया के बारे में बताया था। हो सकता है कुछ पॉइंट मिस भी हो गए हो, तो उसको फर्दर थ्रू आउट द वीडियो हम उसको, या थ्रू आउट द सब्सिक्वेंट लेक्चर हम उसको कवर कर लेंगे। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, स्फिंक्टर के ऊपर आ जाते हैं, और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दो स्फिंक्टर होते हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, और स्फिंक्टर का काम क्या होता है? स्फिंक्टर इज अ सेट ऑफ मसल्स विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग, बेसिकली अगर यहाँ बात करें तो मूवमेंट ऑफ फूड के लिए हेल्प करता है। या क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक बार फूड यहाँ आया तो बैकफ्लो उसका नहीं हो पाएगा, वापस फूड नहीं जा पाएगा, कभी कभी चला भी जाता है। ठीक है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ईसोफेगस से फूड हमारे स्टमक में आता है। आपके माउथ में, आपके बगल कैविटी में जब फूड होता है तो आप उसको निगलने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब वो आपके कंट्रोल में है। जैसे ही फूड आपका फेरिंग से क्रॉस होगा तो फूड का जितना भी मूवमेंट है वो पूरा इनवॉलेंट्री हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और वो इनवॉलेंट्री इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक वेव लाइक मोशन होने लगता है, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है। ठीक है, वो वॉमिटिंग के केस में होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ से स्टमक से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है। इस तरीके से खूब ज़्यादा कॉइलिंग इसमें होती है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है। लगभग अगर देखा जाए ना तो ये लगभग 7 मीटर का होता है, 7.5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, 6.5 से 7.5 मीटर का होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पोर्शन पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने डायग्राम कभी बुक में बना हुआ देखा होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आपने देखा होगा। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो अभी मैंने बनाया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो बनाया मैंने, इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका नामकरण जो हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके लेंथ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसके डायमीटर पे हुआ। और ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ कि आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये जो डायमीटर होता है ये कितना डिफर करता है दोनों का। ठीक है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि दोनों के डायमीटर में लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। अब देखो ध्यान से समझना, फ्लो ऑफ फूड, फ्लो ऑफ फूड को हम समझेंगे। स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये कुछ इस प्रकार से एंटर करता है इनटू दी लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पर एक ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसा। ठीक, अब मैंने बताया था कि ये आपको 3 प्रकार के 4 प्रकार के पार्ट्स बताए थे जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। यहाँ पर एक स्वॉलन पार्ट ये होता है, ये पाउच लाइक पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम, इसको लिखते भी जाते हैं। ये है स्टमक। ठीक है,
और ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है एनस। ठीक है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। सीकम, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला और नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं कोलोन। देखो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग कोलोन, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ देखो कुछ एस एस शेप बन रहा है ना, तो उसको सिग्मोइड कोलोन बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन बनाया है, इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट बनाते हैं ऐसा। ठीक है, ये वाले पोर्शन को रेक्टम बोला जाता है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्शियली स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनली एनस से डेफिकेशन या ईजेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब देखो ये तो था पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मुझे पढ़ाना है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एक बार आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो देखो इस पोर्शन पे अगर ध्यान दिया जाए तो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ईयर होगा तो एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है बड़ी सी। ठीक है, एक ग्लैंड कहाँ पे होती है आपके, मैं इसको थोड़ा सा लिप्स वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये नीचे लोअर जॉ जो है ना, लोअर जॉ के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और एक ग्लैंड आपकी होती है यहाँ पर जो कि लिप्स सॉरी टंग के नीचे होती है। ठीक है, तीनों के क्या क्या नाम है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड वाला क्या कहाँ पे है, नाम से लोकेशन याद रखो। ठीक है, सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर याद रखो। तो सब मैंडिबुलर का मतलब क्या है, सब का मतलब नीचे और मैंडिबुलर का मतलब लोअर जॉ। ठीक है, तो लोअर जॉ के बैक साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक, और सब लिंगुअल ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, इसको बोलेंगे पैरोटिड, और इसको क्या बोलेंगे सब मैंडिबुलर। पैरोटिड कहाँ पे है, पैरोटिड की लोकेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इन फ्रंट एंड बिलो दी बोथ द ईयर्स। ठीक है, और सब मैंडिबुलर का क्या मैंने बताया, मैंडिबुलर कहाँ होगा, सब मैंडिबुलर मैंडिबल जो है आपकी लोअर जॉ उसके बैक साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सब लिंगुअल कहाँ होगा, सब का मतलब नीचे और लिंगुअल का मतलब योर टंग, तो टंग के नीचे प्रेजेंट होगा सब लिंगुअल। और इन सब में लार्जेस्ट कौन है, पैरोटिड है। तो इन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले वाले लेक्चर में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ वो ग्लैंड। सबसे पहले तो हमको ये लिवर पढ़ना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको पता कम से कम चले कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। देखो कुछ इस प्रकार से लीवर जो है वो प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये पूरा लीवर। ठीक है, देखो यहाँ से ऊपर थोरैसिक कैविटी और यहाँ से नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पर लिवर प्रेजेंट होता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो ये मेरा राइट होगा, तो राइट साइड पे लिवर आपका प्रेजेंट होता है। अब देखो ध्यान से, लिवर से आपकी दो डक्ट निकल रही होती है, ऐसे और ऐसे, दो डक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसके फ्रंट में, लिवर के फ्रंट में एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की भी एक डक्ट होती है और लिवर की भी एक डक्ट होती है जो कि आपस में आके मिल रही होती है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, आप ये स्टमक देख रहे हैं ना, स्टमक के नीचे क्या है, ड्यूडेनम है। स्टमक से ड्यूडेनम ओरिजिनेट हो रहा है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे, पहला ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। तो पहले ड्यूडेनम है, फिर उसके बाद अंदर जेजुनम और फिर लास्ट में इलियम। तो ड्यूडेनम पार्ट पे आप अगर आप फोकस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर
ड्यूडेनम के पीछे मैं देखो यहाँ से लिवर का थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ उसी के सामने यहाँ पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऐसे। लीफ लाइक आपको लगेगा बिल्कुल, आप इसको मोबाइल पर गूगल पर सर्च करके देख भी सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है, जस्ट ड्यूडेनम के नीचे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये रेड वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिवर। ठीक है, और ये ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, BLADDER, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। और ये देखो ध्यान से, हमें आपके कोर्स में यही पढ़ना है, पैनक्रियाज पढ़ना है, लिवर पढ़ना है, और गॉल ब्लैडर लिवर के साथ ही है, तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करा देंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम को अगर हो सके तो बना लीजिए ज़रूर से, क्योंकि ये मैंने बताया है इसमें कि आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना आप बना लीजिए, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ सलाइवरी ग्लैंड को। सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है 3 टाइप्स की थी, 3 टाइप्स की। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला था पैरोटिड, दूसरा था सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी, कई कई बुक में सब मैक्सिलरी भी लिखा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर सब लिंगुअल। ठीक है, इतना क्लियर है ना। देखो पैरोटिड क्या है, पैरोटिड के बारे में एक पॉइंट लिख लो, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, पहली बात। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ बोथ ईयर्स, फ्रंट ऑफ बोथ ईयर्स एंड फ्रंट एंड बिलो। यहाँ पे वर्ड मिस हो गया, फ्रंट एंड बिलो बोथ द ईयर्स, दोनों कान के फ्रंट और बिलो सिचुएटेड होता है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक, सब मैंडिबुलर लोकेटेड बैक साइड ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के बैक साइड पे सब मैंडिबुलर लोकेटेड होता है। सब लिंगुअल कहाँ होता है, बिलो द टंग, बिलो द टंग ये सिचुएटेड होता है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज बनाती है। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, मैंने बता दिया है इसको लास्ट टाइम, पी साइलेंट। ठीक है, टाइलिन, ये टाइलिन का फंक्शन होता है, इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में ब्रेक करता है। और देखो सलाइवरी एमाइलेज में म्यूसिन भी होता है, और म्यूसिन का क्या फंक्शन होता है, ये म्यूकस में पाया जाता है, म्यूकस। ठीक है, म्यूसिन म्यूकस में पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। पहले लिवर स्टार्ट करेंगे, लिवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर को पढ़ेंगे, और एट लास्ट हम आज पैनक्रियाज को पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब लिवर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिवर जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपको
याद होना चाहिए। लार्जेस्ट ग्लैंड है और नियरली अबाउट इसका वेट 1.5 kg का होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये डायग्राम देख करके आप तुरंत बता देंगे लोकेशन क्या है। लोकेशन है इसका इन दी राइट साइड ऑफ abdominal cavity and below the diaphragm, below the diaphragm covered, या लिख सकते हैं, देखो ये मैं बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। जो आपके दो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ना, उनके ही नीचे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। या तो आप वैसे बोलिए, या तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप डायफ्राम का नाम लें। डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पर एक मस्कुलर कप शेप्ड स्ट्रक्चर कह सकते हो, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर कह सकते हो, ऐसे प्रेजेंट होता है, जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। उसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक। अब लोब्स की बात करें तो कितने लोब्स होते हैं, देखो इसमें सिर्फ दो लोब्स होते हैं। एक होता है राइट लोब, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। राइट फर्दर दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। राइट जो है फर्दर 2 लोब्स में, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब बाइल की बात करें, बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि लिवर सेक्रीट करता है, लिवर इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन जो बाइल है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, बाइल प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, इसके लिए गॉल ब्लैडर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि बाइल जूस जो है, बाइल इज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट it is stored by gall bladder, ठीक है। देखो ये है बाइल डक्ट, आप दो ऐसे ऐसे डक्ट यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें बाइल एंटर करेगा और एंटर करने के बाद इस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सारा अरेंजमेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैनक्रियाज से डक्ट निकलते हैं और गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलते हैं, लीवर का क्या फंक्शन, कैसे वो ट्रांसपोर्ट कराता है बाइल जूस को, और पैनक्रियाज कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है पैनक्रियाटिक जूस को, और कहाँ कराता है ट्रांसफर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं अभी बताऊंगा। तो स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर फर्दर क्या करेगा, इस बाइल जूस को, यहाँ पे बाइल जूस को कैरी करके ड्यूडेनम में छोड़ देगा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ड्रॉप कर देगा। और ड्यूडेनम में क्या होगा, बाइल जूस अपने पूरी तरीके से एक्ट करेगा। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो स्टमक से, मैं दूसरे कलर से यहाँ लिख रहा हूँ, स्टमक से मान लो पीएच कितना था, 2 पीएच था, ठीक है। ड्यू टू HCl, HCl स्टमक में था जिसका पीएच 2 था, और यहाँ पर हम फूड को क्या बोल रहे थे, काइम बोल रहे थे, काइम। अब ये काइम जब एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जानते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं और इंटेस्टिनल जूस खुद, उनके एक्टिवेशन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, एल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो pH2 है, HCl है, एसिडिक इन्वायरमेंट है। अब ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो इसको बेसिक करना पड़ेगा या न्यूट्रल करना पड़ेगा, बेसिकली हल्का सा बेसिक भी हो जाएगा तो क्या होगा, ये पैनक्रियाज से जो एंजाइम सेक्रीट हो रहे हैं ये आसानी से एक्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल जब सेक्रीट होता है तो बाइल का पीएच आप कह सकते हैं कि 7 to 8 के आसपास होता है बाइल का। कहाँ पे लिखे उसको, यहाँ लिख देते हैं,
पीएच इसका होता है 7 to 8, 7 to 8 पीएच होता है, यानी कि ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन। और ये एल्कलाइन फ्लूइड बाइल जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आता है तो क्या करता है, ऑल द एनवायरनमेंट ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और समवॉट बेसिक बना देता है, समवॉट ये बेसिक बना देता है एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये बेसिक बना देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आएगा, एल्कलाइन environment is maintained for the action of pancreatic enzymes, ठीक है। समझ गए बात? एक्टिवेशन का मतलब समझ रहे हो ना? देखो स्टमक में क्या होता था, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता था एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता था। उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए क्या करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, तो वो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में चेंज हो जाता था, और पेप्सिन में चेंज हो जाता था तो वो क्या करता था, प्रोटीन के डाइजेशन को आसानी से कर पाता था। तो सेम यहाँ पे भी है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए फॉर देयर एक्टिवेशन, ठीक है। अभी तो आप ये देखें कि इसका इस तरीके से फंक्शन होता है बाइल का। अब बाइल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और होता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। डाइजेशन नहीं बोला मैंने, इमल्सिफिकेशन बोला। और इमल्सिफिकेशन क्यों बोला, अभी इमल्सिफिकेशन की पूरे प्रोसेस को समझाएंगे कि कैसे ये लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है ताकि उसका फर्दर डाइजेशन हो पाए। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं कि बाइल जूस जो है फैट का इमल्सिफिकेशन कैसे करता है। तो उसको जानने से पहले आपको कुछ ये फैक्ट्स के बारे में जानना होगा कि बाइल जूस, पहले मैंने बता दिया कि पीएच इसका 7 से 8 के बीच में होता है। और ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि वाई द बाइल जूस इज एल्कलाइन, किस सॉल्ट के कारण ये एल्कलाइन होता है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ये सोडियम है, ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण ये इसका पीएच ऐसा होता है। और देखो ये एल्कलाइन है, ये क्या है, एल्कलाइन है, अभी मैंने बताया। तो जो एल्कलाइन होता है, जो बेसिक होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में, केमिस्ट्री में, कि एसिड का टेस्ट सार होता है, खट्टा, और बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, ठीक है, कड़वा होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज की विस्कस ग्रीन येलोइश कलर में होता है, ग्रीनिश येलो, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, विस्कस का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत जेली टाइप रहेगा, मतलब बहुत ही सरकने वाला रहेगा, ठीक है, काफी ज्यादा विस्कस, गाढ़ा टाइप का, ठीक है। तो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। अब ध्यान आपको कहाँ देना है, आपको इन सॉल्ट्स पे ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। देखो सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट, ऐसे स्लैश लगाए ना, तो मतलब सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोक्लोरेट। तो देखो ऐसे लगा सकते हैं ना, मान लो Na/K और यहाँ Cl लिख दिया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड भी कह सकते हो। तो छोटा करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है उसको, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सोडियम टोरोकोलेट एंड पोटेशियम टोरोकोलेट विथ सोडियम ग्लाइकोकोलेट विथ पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ये 4-5 एंजाइम्स जो होते हैं बाइल जूस में, सॉल्ट्स होते हैं, सॉरी एंजाइम्स नहीं, सॉल्ट्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो ये फैट है और इसके ऊपर बाइल ने एक्ट किया, तो फैट क्या हो गया, इमल्सिफाइड फैट बन गया,
तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? मान लो फैट का मॉलिक्यूल बड़ा सा था, खूब बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो क्या करेगा, बाइल इसको इमल्सिफाई करेगा, मतलब इसका ये है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जैसे आपके दांत क्या कर रहे थे, फूड का मैस्टिकेशन कर रहे थे ना, फॉर इंक्रीजिंग देयर सरफेस एरिया फॉर बेटर केमिकल डाइजेशन। ठीक उसी प्रकार फैट के बड़े कॉम्प्लेक्स को बाइल जूस जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, हम उनको बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, अब इन इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एंजाइम लाइपेज एक्ट करेगा, और इसके साथ भी कई होते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ लाइपेज को। ये एक्ट करेगा और इसका ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन। ठीक है, अभी एंड प्रोडक्ट पे नहीं आते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल धीरे धीरे चलेंगे, वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर देखो कि फैट के कॉम्प्लेक्स को बाइल जूस ने इमल्सिफाइड फैट में चेंज किया ताकि उसका केमिकल डाइजेशन आसानी से हो पाए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ना कि लिवर का डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं है। अरे मतलब डाइजेस्टिव कोई फंक्शन ही नहीं है इसका, हेल्प तो कर रहा है लेकिन इसका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है। देखो ना, डाइजेशन तो कर नहीं रहा है, फैट को सिर्फ इमल्सिफाई कर रहा है ताकि इसका बेटर डाइजेशन हो पाए। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखो, इसको नोट भी कर लेना, अभी पहले सुन लो कि बाइल जूस में ये सारे सॉल्ट्स होते हैं, इनके कारण ही फैट का इमल्सिफिकेशन हो पाता है। कैसे? देखो, बाइल जूस में ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये इस कॉम्प्लेक्स के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, इनकी एक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, बस सिर्फ इतना जानना है कि दीज एंजाइम्स, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, दिस सॉल्ट्स, ये सारे सॉल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट। और फैट का सरफेस टेंशन जैसे ही रिड्यूस होगा और ये इमल्सिफाइड फैट में चेंज हो जाएगी। आप मतलब मेरा समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है वो बाइंड अप कैसे है, एक फोर्स के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन भी एक तरीके की फोर्स होती है। ठीक है, अगर उस सरफेस टेंशन को हम रिड्यूस कर दें, मतलब उस फैट के सरफेस के टेंशन को, सरफेस के फोर्स को, जिससे वो बाइंड अप है, अगर उसको हम लूज करा दें, डिक्रीज कर दें, तो क्या होगा, फैट के मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। और बस उन्हीं छोटे टुकड़े में टूटे हुए फैट को हम क्या बोल रहे हैं, इमल्सिफाइड फैट बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी लिखा है जो भी यहाँ पर, इसको जरूर से नोट करिए, फिर उसके बाद हम अदर फंक्शन ऑफ बाइल पे नहीं, सॉरी, अदर फंक्शन ऑफ लिवर पे जाएंगे। बॉडी में डाइजेशन के अलावा भी लिवर का और भी फंक्शन होता है, तो उसको देखेंगे, पहले इसको आप नोट करिए। आइए अब लिवर के कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं कि बिना इस ऑर्गन के हमारे बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शंस कैरी ऑन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखो, लिवर जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखिए, आपके कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, मैंने एग्जांपल लेके बताया था लास्ट लेक्चर में, आपके कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और आफ्टर ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर होता है इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो आपकी ग्लूकोज जो है इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर। तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, मतलब हमें जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है ब्लड में प्रेजेंट होता है, सेल्स में जाता है, फिर उसके बाद उसका रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, फिर उसमें से एनर्जी निकलती है। तो ठीक है, अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। अभी इतना दिमाग में रखिए आप कि ग्लाइकोजन से जब भी लिवर से जब भी हमको एनर्जी बनानी होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हम बना लेते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लेते हैं और ग्लूकोज से एनर्जी बना लेते हैं, और जब एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं होती है तो ग्लूकोज को स्टोर करते जाते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में इनसाइड दी लिवर। तो एक तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है इस तरीके से।
ठीक है। दूसरा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक ऐसा कह सकते हैं कंपोनेंट है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी आप इसको भी क्लास 10th में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, कि आपका जो प्लेटलेट्स होता है ये एक कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट बनाता है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, फैक्टर 10 भी बोला जाता है इसको स्पेशली। और ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये फाइब्रिन की थ्रेड्स बनाता है फाइनली, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है बाय ट्रैपिंग आरबीसीज। तो इतना डिटेल में आपको क्लास 10th में पढ़ना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ लिख सकते हैं कि फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद हिपैरिन है। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन इज नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट है हिपैरिन। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड, सोचो क्यों नहीं क्लॉट कर जाता, बाहर निकलता है तभी क्लॉट होता है ना। तो क्या होता है कि हेपैरिन प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, ये है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। जब भी आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट के लिए आप गए होंगे तो आपके ब्लड को लेकर के एक छोटे से ट्यूब में वो लोग रख देते हैं, और ट्यूब में कुछ लिक्विड पहले से होता है, फिर उसको शेक करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है ताकि ब्लड आपका क्लॉट ना हो जाए, तभी तो उसका टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हेपैरिन है एंटीकोगुलेंट। आगे बढ़ते हैं, डीएमिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे लिवर का, कि ये क्या करता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बन गया। अभी मैंने बताया था आपको बोल के कि फैट का डाइजेशन हुआ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन गया। ठीक उसी प्रकार आपके प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड्स बनेंगे, एमिनो एसिड्स। और ये एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में होना नहीं चाहिए, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक, और प्रोटीन का यूज़ करते हैं हम एंजाइम्स बनाने के लिए। फिर आप पूछेंगे ना कि प्रोटीन का क्या यूज़ है, जब इससे अमीनो एसिड बन रहा है तो प्रोटीन हम क्यों खा रहे हैं। तो प्रोटीन का यूज़ हम एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए, बॉडी के सेल के रिपेयर और ग्रोथ के लिए। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस भी मिलते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सर्टेन एंजाइम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो एमिनो एसिड्स भी बनता है जो कि हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो एमिनो एसिड लिवर में जाता है, लिवर में जाकर के लिवर में इसका ब्रेक डाउन होता है और ये बन जाता है यूरिया। तो लिवर कन्वर्ट्स एमिनो एसिड इनटू यूरिया, और फिर यूरिया क्या होता है हमारे यूरिन के फॉर्म में बाहर, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये क्लियर है आपको? इतना क्लियर है ना? डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एमिनो एसिड इनटू यूरिया विच अकर्स इनसाइड द लिवर। ठीक है, इतना क्लियर? बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है इसमें। अब आइए आरबीसी पे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बाइल पिगमेंट्स के बारे में अभी नहीं बताया है, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि लिवर रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है, बिल्कुल करता था जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पर थे। जब आप अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थे तो उस टाइम क्या होता था कि लिवर जो है आपका उस टाइम आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता था। अभी क्या इसका फंक्शन है कि ये रेड ब्लड सेल्स की ग्रेवयार्ड की तरह होता है। आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का, 120 डेज। और 120 डेज के बाद ये कहाँ जाएगा? ये ऐसे ही अगर मान लो कि ऐसे ही डेड हो जाए, सेल डेड हो जाए, रेड ब्लड सेल्स ढेर सारे, और आपके ब्लड वेसल्स में ही रह जाएं, तो क्या वहाँ पे ट्रैफिक टाइप नहीं हो जाएगा, ब्लॉकेज टाइप नहीं हो जाएगा? तो दिक्कत होगी। तो क्या होता है कि ये जितने भी रेड ब्लड सेल्स जिनका डेथ एंड डीके होने वाला होता है, ये सारे रेड ब्लड सेल्स लिवर में आते हैं, और यहाँ पर इनका मान लो कह सकते हैं वो होता है, क्या बोलेंगे, मान लो डेथ यहीं पे होता है। इसीलिए कहा जाता है लिवर को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसीलिए लिवर को हम क्या कहते हैं, लिख देते हैं उसको यहाँ पर, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब देखो
रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं मिटाना चाह रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हो गया नोट? चलिए, थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा क्योंकि इसके पिगमेंट्स का नाम ही मैं नहीं ले सकता, उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। मैक्सिमम टाइम टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ नाम ले लेते हैं, बाइलुवर्डिन एंड बिलिरुबिन, है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो लिवर में डेथ होती है आरबीसीज की। अब आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो दो वर्ड से मिलके बना है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होता है इनसाइड द लिवर, और इसके ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलता है, दो पिगमेंट्स मिलते हैं, एक का नाम है बिलिरुबिन और दूसरे का नाम है बाइलिवर्डिन। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है, ये दो पिगमेंट्स ये ऐसे ही बनते हैं और ये दोनों येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और ये आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। देखेंगे आप, जो डेफिकेटेड मैटर होता है वो येलो कलर का जनरली होता है, वो इन्हीं दोनों पिगमेंट्स के कारण होता है, ठीक है, बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। ये भी एक तरीके से कहें तो टॉक्सिक है, बॉडी में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जो जॉइंडिस होता है ना, जॉइंडिस, आपने देखा होगा कि जिनको, जो जॉइंडिस के पेशेंट होते हैं उनके आईज येलो हो जाते हैं, उनका यूरिन येलो हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा येलो, और उनकी स्किन भी कभी कभी पेल येलो की कलर की हो जाती है। नाखून आप देखेंगे उनके नेल्स भी येलो कलर के हो जाते हैं। तो क्या होता है कि बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन पिगमेंट जो होता है, बाइल पिगमेंट्स एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। और आप जानते हैं कि ब्लड हर ऑर्गन में जा रहा है, आपके बॉडी के हर सेल्स में जा रहा है ना, ब्लड सप्लाई हो रही है वैस्कुलर एरिया में। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों पिगमेंट्स को ब्लड ट्रांसफ़र कर देगा, और ब्लड ट्रांसफ़र कर देगा तो आप जानते ही ये सिम्टम क्या है, सब कुछ येलो येलो, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शंस थे। एक लास्ट फंक्शन है, ऐसे ही सुन लीजिए आप, कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम। जैसे हमारे बॉडी में क्या है कि बहुत सारे डाइट के थ्रू भी हम कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम, किसी भी तरीके से तोड़ के या जैसे ब्रेक डाउन करके बाहर निकालने का काम हमारे लिवर का होता है, ठीक है। किसी भी तरह के पॉइजन वो यहीं पे आकर के डील होता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि लिवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, लिवर यहाँ पर समाप्त होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लास्ट आज पढ़ेंगे, लास्ट ऑर्गन या लास्ट ग्लैंड पढ़ेंगे आज का, जो कि है पेनक्रियास, ठीक है। पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब जल्दी से पेनक्रियास को भी फिनिश करते हैं यहाँ पर। देखिए पेनक्रियास जो है, ये स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वाइटिश कलर लीफ लाइक ग्लैंड। कोई आपसे पूछे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है या इसका कलर क्या है, तो लगभग वाइटिश कलर का होता है और लीफ लाइक होता है, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन बहुत बढ़िया से आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। लोकेशन क्या है, बिटवीन द, देखो ध्यान से, अभी मैं इसको शेड भी कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये वाला पार्ट क्या है, इसके पीछे जा रहा है, देखो ये ड्यूडेनम हो गया, ये ड्यूडेनम हो गया, और ये वाला पार्ट क्या है, स्टमक हो गया। तो इन बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, या ऐसा भी लिख सकते हो, अबव द ड्यूडेनम एंड बिलो द स्टमक, ठीक है। तो लोकेशन इन बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए ध्यान से कि इसके सेल्स जो हैं पेनक्रियास के, ये दो प्रकार के होते हैं, बस ध्यान से सुनते जाओ।
दो प्रकार के सेल्स होते हैं, दो टाइप्स के। एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और एक होती है अकाइनी सेल्स। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इनका फंक्शन होता है एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन इसका होता है, एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, देखो एंडोक्राइन सिस्टम आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हार्मोन्स जो हैं डक्ट में रिलीज नहीं होते, ऐसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, तो उस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली हार्मोन रिलीज करने के लिए ही होता है। अब ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, विच इज अ सेल ऑफ पैनक्रियाज, ग्लूकागन एंड इंसुलिन, ग्लूकागन एंड इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम आप जानते होंगे, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल। ये क्या है, लोअर डाउन ब्लड शुगर लेवल। और ये क्या है, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, BSL, ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो दोनों एंटागोनास्टिक वे में काम करते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा, ब्लड शुगर को कम कर देगा। ब्लड शुगर लेवल घट गया तो ग्लूकागन एक्टिव हो जाएगा, ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। तो ये हो कैसे रहा है ना। तो लीवर के साथ भी इसका देखो कई तरीके के इंसुलिन का कई तरीके का फंक्शन है। ये या तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देगा ग्लाइकोजन में, या तो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा देगा ताकि उससे सेलुलर रेस्पिरेशन और ज़्यादा हो पाए। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज। और ग्लूकागन का क्या है, ग्लूकागन को इंक्रीज करना है ब्लड शुगर लेवल, तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराएगा इनटू ग्लूकोज, तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों एंटागोनास्टिक वे में काम करते हैं। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती है पैनक्रियाज की, जिनका फंक्शन एंडोक्राइन होता है। ठीक है, अभी कुछ अकाइनी सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, अकाइनी सेल्स जिनका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन, इसका डाइजेस्टिव फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है कि ये पैनक्रियाटिक जूसेस को, जूसेस सी है ये, जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस को सेक्रेट करती है अकाइनी सेल्स। और पैनक्रियाटिक जूस जो है ये, इसका pH 8 होता है। आप बहुत ध्यान से समझना इसका pH 8 क्यों है। देखो बाइल का pH कितना था, 7 to 8 के आसपास, मतलब एल्कलाइन। ठीक है, बाइल जो है ड्यूडेनम के अंदर एल्कलाइन एनवायरनमेंट बना नहीं पाए, अगर मान लो कि एसिडिक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट था, काइम जो था आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक था, वो आया ड्यूडेनम में और मान लो बेसिक इन्वायरमेंट ना बन पाए, लेकिन कम से कम बाइल उसको न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दे तो क्या होगा कि जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होंगे इनका तो pH ऑलरेडी 8 है, मतलब ये ऑलरेडी एल्कलाइन है। तो इनके एल्कलाइन होने से जितने भी एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेज में रिलीज होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंजाइम्स यहाँ पर कुछ हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, अमाइलेज और लाइपेज। इनके नाम अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सारे एंजाइम्स के फंक्शन को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी क्या है कि सिर्फ यहाँ पर ग्लैंड्स को हम देख रहे हैं। ये पैनक्रियाज थी, इसका लोकेशन मैंने बता दिया, बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। स्ट्रक्चर है वाइटिश कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड। दो तरीके के सेल्स इसमें होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और अकाइनी सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एंडोक्राइन फंक्शन है, इट सेक्रीट्स 2 हार्मोन्स। बेसिकली देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के भी और भी डिवीजन है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। और ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है।
ग्लूकागन और इंसुलिन के अलावा एक और हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन, ये भी सेक्रेट होता है। ये क्या करता है कि ग्लूकागन और इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही समझो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दो हार्मोन्स को सेक्रेट कर रही है, ग्लूकागन और इंसुलिन, और दोनों के फंक्शंस मैंने बता दिए। एक क्या है कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, दूसरा ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा, और दोनों एंटागोनिस्टिक वे में काम करेंगे। और अकाइनी सेल्स का डाइजेस्टिव फंक्शन है, ये पैनक्रियाटिक जूस को बनाती है, और इतने सारे एंजाइम्स इसके हैं। और पैनक्रियाटिक जूसेस में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर का भी कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें होता है। ठीक है, विदाउट वाटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आकर के आज का लेक्चर या आज का टॉपिक कह सकते हैं समाप्त हो गया, जिसका नाम था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज दूसरे लेक्चर में मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पूरा इन डिटेल कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट करेंगे, और एट लास्ट में भी फोर्थ लेक्चर चला जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फर्दर जो भी चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।